जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीत कुमार और आप देख रहे हैं द नीट क्लास। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इसमें चैप्टर 1, जिसका नाम है 3 अंकों की संख्याओं का लयस्य एवं मैस्य, अभाज्य, गुणनखंड तथा भाग विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो इसमें देखेंगे वो होगा हमारा, जो भी इससे रिलेटेड हमारे पॉइंट होंगे हम उन सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है संख्याएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या होती क्या है। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या किसी भी वस्तु की गणना करने पर जो गिनती हमें प्राप्त होती है वही कहलाती है हमारी संख्या, या किसी वस्तु की गणना करने पर जो अंक हमें प्राप्त होता है वही हमारा संख्या कहलाता है। लिख लेते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की गणना करने पर जो अंक प्राप्त होता है संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। या दोस्तों, किसी वस्तु की गणना करने पर जो अंक हमें प्राप्त होता है वह संख्या कहलाता है। या दोस्तों, हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को अंक के रूप में लिखना ही संख्या कहलाता है। तो दोस्तों, हमारी जो संख्याएं होती हैं वो 12 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी होती हैं 12 प्रकार की संख्याएं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आती है दोस्तों नंबर 2 पे पूर्ण संख्याएं। फिर आती है दोस्तों सम संख्याएं। फिर आती है दोस्तों हमारे पास विषम संख्याएं। इसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। फिर आती है दोस्तों हमारे पास भाज्य संख्याएं। इसके बाद आती है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आता है दोस्तों भाज्य अभाज्य के बाद सह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास परिमेय संख्याएं। और इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास 10 नंबर पे अपरिमेय संख्याएं। और दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। और इसके बाद आता है हमारा 12 नंबर पे अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। एक बार देख लेते दोस्तों हमारा कौन सी संख्या की पहचान
क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि ये एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और इस तरह अनंत तक चली जाती हैं। और दोस्तों पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम 0 लगा दें तो वो हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं, और ये भी हमारी अनंत तक जाती हैं। सम संख्याएं दोस्तों जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, इसी तरह ये भी चलती चली जाएंगी। दोस्तों विषम संख्याएं होती है जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आदि। दोस्तों पूर्णांक संख्याएं हमारी माइनस में भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकती हैं, जैसे -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये इसी तरह आगे चलती जाएंगी। दोस्तों भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए कहलाती है हमारी भाज्य संख्या, जैसे 4 6 8 9 10 आदि। दोस्तों अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो हमारी एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, या जिसके अधिकतम 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3 5 7 7 के बाद दोस्तों हमारा आता है 11, इसी तरह हमारा 13 के बाद 17, इसी तरह हमारी आगे बढ़ती चली जाएंगी। सह अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों ऐसी 2 संख्या जिसमें केवल एक के अतिरिक्त कुछ और भी कॉमन न आए, जैसे 3 5 7 9। दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं आता। परिमेय संख्याएं दोस्तों जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 3/5 4/7 √4। दोस्तों √4 परिमेय संख्या इसलिए होती क्योंकि √4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 के बट्टे में अगर हम 1 लिख दे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अब ये p/q के रूप में लिखी हुई है। दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √3 √5 √6 √7, ये हो गई दोस्तों हमारी अपरिमेय संख्याएं। और दोस्तों अगली जो हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों वास्तविक जो संख्याएं होती वो आती है हमारे पास परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी कि वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का मिश्रित रूप कहलाता है वास्तविक संख्याएं। और दोस्तों अवास्तविक संख्या की अगर बात करें काल्पनिक संख्या की, तो ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम मान लेते हैं, जैसे i² बराबर हमारा -1 होता है हमेशा, ये हमने इसकी कल्पना की हुई है, हमारा काल्पनिक कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। इसमें जो हमें सबसे पहला पॉइंट मिला है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया अभाज्य संख्या के बारे में, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। दोस्तों जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इसी तरह दोस्तों ये हमारी बहुत आगे तक बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों अगर हम किसी एक संख्या की बात करें यहाँ से, जैसे 2 को ले लेते हैं, तो 2 के जो गुणनखंड होंगे 1 2, इसके अतिरिक्त दोस्तों इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा जो इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। अगर दोस्तों बात करें 11 की, तो 11 भी 1 तथा 7 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना अगला पॉइंट। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं जान लेते हैं। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9
10 इत्यादि। दोस्तों अगर हम इसमें से किसी भी संख्या की बात करें तो उसके कम से कम 3 गुणनखंड अनिवार्य होने चाहिए। जैसे 4 को अगर दोस्तों ले लें तो 4 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4। ये इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर दोस्तों बात करें 9 की तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 9। तो दोस्तों किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए उसके कम से कम 3 गुणनखंड होने अनिवार्य हैं और अभाज्य संख्या के अधिकतम 2 गुणनखंड हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां से मैंने आपको अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में बता दिया। आशा करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहां से आपने जाना कि हमारे पास जो संख्या 1 होती है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दोस्तों भाज्य होने की शर्त है कि किसी भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने अनिवार्य हैं और दोस्तों अभाज्य संख्या होने की कंडीशन है कि किसी भी संख्या के कम से कम अधिकतम जो गुणनखंड हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। तो दोस्तों 1 का तो केवल एक ही गुणनखंड है, इसीलिए 1 ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और दोस्तों एक और पॉइंट यहां से निकल के आता है कि केवल 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो है ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम हो। ऐसी संख्या जो अभाज्य एवं सम हो, केवल 2 है। दोस्तों इसके अतिरिक्त कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। 2 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम होने के बाद भी अभाज्य हो। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से कभी कभी हमसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इन्हें याद जरूर रखें। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों क्या होता है हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं, मैंने आपको बताया था। सह अभाज्य संख्या होती है दोस्तों हमारे पास 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। दोस्तों एक बार पुनः सुन लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं। 2 संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। जैसे 5, 7। अगली संख्या दोस्तों हम ले सकते हैं यहां पे 3, 11 या 6, 11, 7, 13। दोस्तों ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें हमारा 1 के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो दोस्तों ये सारी संख्याएं हमारी कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पेज ले लेते हैं दोस्तों। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड, इसको दोस्तों इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर। देखते हैं दोस्तों क्या होता है अपवर्तक या गुणनखंड। तो दोस्तों अगर हम अपवर्तक की बात करें तो ये होता है कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या
पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। दोस्तों एक बार पुनः सुन लीजिए, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे अगर दोस्तों हम 12 के अपवर्तक की बात करें तो 12 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे, 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12। दोस्तों ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे 8 की, तो 8 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1, 2, 4 तथा 8। दोस्तों ये सारी ऐसी संख्याएं जो 8 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। अर्थात दोस्तों हमसे जो डेफिनेशन में बोली गई थी बात वो थी, कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। तो दोस्तों 12 के ये सभी हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। दोस्तों 12 के गुणनखंड ऐसी संख्या होंगी जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। और दोस्तों हमारे पास जो गुणनखंड होते हैं वो सीमित होते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड की अगर हम बात करें, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा, दोस्तों यहां पे हमें सबसे छोटा गुणनखंड क्या दिख रहा है, 1। सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा 1 होता है तथा सबसे बड़ा गुणनखंड या अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा अपवर्तक 8 और इसका सबसे बड़ा अपवर्तक 12 है। तो दोस्तों सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं होती है। दोस्तों आप इसे अपनी नोटबुक में जरूर नोट करते रहें। दोस्तों अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कह सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए दोस्तों, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो उन गुणनखंड को अभाज्य कहते हैं या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे दोस्तों 18 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 तिया 6 तिया 18। दोस्तों ये हो जाएंगे इसके 18 के अभाज्य गुणनखंड। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा है ये 2 गुणा 3 कहां से आ गया, तो आप सिंपल 18 को इस तरह से 18 के इस तरह से आप गुणनखंड निकाल दीजिए। दोस्तों 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। अब दोस्तों ये 9 2 से नहीं कटेगा तो काट लेंगे 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। दोस्तों इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है और दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 3, ये दोस्तों जितनी भी यहाँ पे हमें संख्याएं प्राप्त हुई है ये सारी की सारी जो है अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों 2 अभाज्य संख्या होती है हमारी और 3 भी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों इसके गुणनखंड जो है ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें 20 की, तो 20 के गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सिंपल 20 को इस तरह लिख लीजिए और इसके कर दीजिए गुणनखंड। तो 2 धाई 20, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 10 कटेगा 5 बार और 5 से काटेंगे 1 बार। इसी चीज को दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है। दोस्तों हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक संख्या जो है वो अभाज्य है। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या आता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है
अपवर्त्य या गुणज। ये था दोस्तों हमारे पास अपवर्तक या गुणनखंड। लेकिन अब हम देखेंगे अपवर्त्य या गुणज। देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है अपवर्त्य या गुणज। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मल्टीपल। ये होता है हमारा फैक्टर। देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है मल्टीपल, समझ लेते हैं एक बार। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अतः किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या उस संख्या के अपवर्त्य या गुणज कहलाते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज या अपवर्त्य कहलाते हैं। दोस्तों जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 4 के अपवर्त्य के बारे में, तो दोस्तों 4 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे। हम दोस्तों डेफिनेशन में बोला गया है कि किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा कराने पर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। जब 4 की गुणा 1 में कराएंगे तो आएगा 4 बार, जब 4 की गुणा 2 में कराएंगे तो 8। इसी प्रकार दोस्तों ये एक पहाड़ा बन जाता है। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। और ये दोस्तों हमारा इसी तरह अनंत तक चला जाता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें 9 के गुणज या 9 के अपवर्त्य के बारे में, तो ये हो जाएंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। और ये भी दोस्तों हमारे अनंत तक चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बार दोस्तों हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उसी चीज को हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसने बोला है किसी संख्या के गुणज या अपवर्त्य उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं होती हैं। दोस्तों इसने अगली बात बोली है कि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं, किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं अपवर्त्य या गुणज कहलाती हैं। तो दोस्तों ये सारी संख्याएं हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। और दोस्तों ये सारी संख्याएं हमारी 9 से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमारा अपवर्तक के केस में क्या था कि हमारी दी हुई संख्याएं उसके गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे दी गई संख्या के जो मल्टीपल हैं, गुणज हैं, वो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। दोस्तों ये विभाजित यहाँ पे ये विभाजित हो जाते हैं और यहाँ पे ये विभाजित कर देते हैं। दोस्तों एक छोटा सा अंतर है इन दोनों में, अपवर्तक जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं किसी भी दी गई संख्याओं से, और दोस्तों अपवर्त्य दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। आशा करता हूं ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। और दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, एक पॉइंट देख सकते हैं कि हमारे जो अपवर्तक थे वो सीमित थे, वो केवल सीमित थे। और दोस्तों हमारे जो अपवर्त्य हैं वो हमारे असीमित तक चलते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होता है दोस्तों, वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह संख्या स्वयं होती है। और दोस्तों अपवर्तक के केस में था किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड या सबसे छोटा अपवर्तक हमेशा 1 होता है। लेकिन दोस्तों अपवर्त्य के केस में सबसे छोटा जो इसका अपवर्त्य होगा वह संख्या स्वयं होती है और सबसे बड़ा हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये थे दोस्तों इनमें कुछ बेसिक से अंतर। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक। तो दोस्तों अगले पेज से देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक। उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक। देख लेते दोस्तों क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक।
तो दोस्तों अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक की बात करें तो ये होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक उस संख्या को कहते हैं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। दोस्तों एक बार पुनः देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक उस संख्या को कहते हैं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, 12, 16, 40 के समापवर्तक क्या होंगे? समापवर्तक ज्ञात करो या समापवर्तक क्या होंगे? तो दोस्तों निकालेंगे सबसे पहले इन सबके हम गुणनखंड। कैसे निकालेंगे दोस्तों? 12 के गुणनखंड की अगर बात करें दोस्तों तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। अर्थात दोस्तों 12 के जितने भी गुणनखंड है, 12 जितनी भी संख्याओं से हमारा विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, उन संख्याओं को हम इधर लिख लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों 16 के गुणनखंड लिखेंगे तो 16 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1, 2, 4 के बाद आएगा दोस्तों 4 के अतिरिक्त कट जाता 8 से और 16 से, ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे 16 के गुणनखंड। इसी प्रकार दोस्तों अगर 40 के गुणनखंड की बात करें तो हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 10, 20 और 40। ये दोस्तों 40 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब दोस्तों हम यहां से क्या देख रहे हैं? हमसे डेफिनेशन में बोला गया है दोस्तों, समापवर्तक उस संख्या को कहते हैं जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। दी गई संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक का गुणनखंड यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक हमें कॉमन दिख रहा है। तो दोस्तों इसका पहला जो समापवर्तक होगा वो होगा 1, अगली संख्या हम दोस्तों देख रहे हैं 2 भी हमारा तीनों संख्याओं में कॉमन हमें दिख रहा है। तो दोस्तों अगला गुणनखंड हो जाएगा हमारा अगला समापवर्तक हो जाएगा हमारा 2। दोस्तों जैसा कि यहाँ नाम से ही पता लग रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सब में उभयनिष्ठ हो। और दोस्तों 3 हमारा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन हम 4 की बात करें तो 4 हमारा हमें तीनों में कॉमन दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और कोई संख्या में ऐसी नहीं दिख रही जो हमारी तीनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो दोस्तों यही हो जाएंगे इसके समापवर्तक। इस प्रकार दोस्तों हम समापवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो है समापवर्त्य या उभयनिष्ठ अपवर्त्य। देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है समापवर्त्य या उभयनिष्ठ अपवर्त्य। यह दोस्तों उभयनिष्ठ गुणज भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या होते हैं। कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो। दोस्तों एक बार पुनः सुन लीजिए, कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो। जैसे दोस्तों 5,8 का उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या होगा? का उभयनिष्ठ अपवर्त्य क्या होगा दोस्तों? देख लेते हैं किस प्रकार हम उभयनिष्ठ अपवर्त्य ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है समापवर्त्य या उभयनिष्ठ अपवर्त्य। तो दोस्तों सबसे पहले हम 5 के सभी अपवर्त्य लिख लेंगे, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि 5 के अपवर्त्य जो होंगे अपवर्त्य होते हैं असीमित। इसलिए दोस्तों अपवर्त्य क्या होते हैं हमारे? मल्टीपल, यानी कि पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। इसी प्रकार दोस्तों आगे अनंत तक
जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों हम 8 के भी हम अपप्रत्यय लिख लेंगे। तो दोस्तों 8 के अपप्रत्यय क्या हो जाएंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 और इसी प्रकार ये भी दोस्तों हमारे अनंत तक चले जाएंगे। दोस्तों हमसे बोल रहा है कोई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या का उभयनिष्ठ अपवर्त्य कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य हो। दोस्तों यहाँ पे हमें प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य क्या दिख रहा है? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें 40 जो है दोनों ही संख्याओं में उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त हमें कोई संख्या उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका समापवर्त्य। तो समापवर्त्य बराबर हो जाएगा दोस्तों 40। दोस्तों 40 यहाँ पे जो है वो सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य है। यहाँ पे 40 के बाद अगर हमसे कोई 40 से बड़ा पूछे तो हम इसके जो मल्टीपल है उनको आगे तक लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा कॉमन आएगा वही हमारा हो जाएगा समापवर्त्य। लेकिन दोस्तों सबसे छोटा जो हमारे पास यहाँ पे उभयनिष्ठ अपवर्त्य समापवर्त्य है वो होगा 40। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्त्य हम ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द नीत क्लास को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जल्द ही मिलूंगा दोस्तों इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।